अब नया टॉपिक है, मेजर से साल खत्म हो गया। टूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या होता है? पढ़े हो डीएनए रेप्लिकेशन? कोई पढ़ा है यहाँ पे? क्या नाम है उसको छोड़ के, दिल नवाज को छोड़ के और कोई पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन? हुआ है? अभी तो रिप्रोडक्शन का यूनिट खत्म हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। टूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, हेलिकेस। एकदम नहीं घबराना है, बहुत आसान है ये टॉपिक। अनवाइंडनेस, नंबर सेकंड SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड, अभी खाली मैं नाम लिख रहा हूँ, बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा है टोपोआइसोमेरेज। चौथा है प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। और पांचवा है डीएनए लाइगेज। और छठवा है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज। सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये है तुम्हारा टूल्स। हम लोग आज समझेंगे दो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन का टूल क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो अगर तुमने लास्ट क्लास किया होगा तो तुम्हें समझ में आएगा डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है। नॉर्मल डीएनए का दोनों स्ट्रैंड था, ऐसे ऐसे, ये स्ट्रैंड को अलग किया, हर एक स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड को चढ़ा देना है, ये है डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा कैसे? इन सारे एंजाइम्स या प्रोटीन के हेल्प की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब तुम बोलोगे सर बताओ आगे एक्सप्लेन करो, तो देखो समझो क्या है। सबसे पहला टूल है, कॉपी में लिखते चलो साथ में, ठीक है। सबसे पहला है हेलिकेस। हेलिकेस देखो, अब तुम्हें डीएनए को सार्थक बात को गौर से समझना, अगर तुम्हें डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है, ये डीएनए का मान लो दो स्ट्रैंड है ऐसा, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है, दिख रहा होगा ऐसे दो स्ट्रैंड है, ये दिख रहा होगा, ये दो स्ट्रैंड डीएनए का। तो डीएनए को अगर रेप्लिकेट करवाना तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, है ना। डीएनए को काटोगे तभी तो डीएनए अलग होगा, क्योंकि डीएनए तो क्या है, इंटरमिंगल्ड है आपस में। तो तुम क्या करोगे, कैंची लोगे और डीएनए को काट दोगे। तो हेलिकेज ये एक एंजाइम है, जो भी एंजाइम के आगे एस लग जाए इसका मतलब वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, या वो काट देता है, या वो ध्वस्त कर देता है, नष्ट नाबूद कर देता है। एंजाइम जैसे बहुत कोई भी एंजाइम ले लो पूरे बायोलॉजी में, जिसके आगे अगर एज लग जाए, यानी एटीपीएज, एटीपीएज मतलब एटीपी को तोड़ने वाला, हेलिकेज मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए का हेलिक्स को क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो डायग्राम से देखो, ये डीएनए का स्ट्रैंड था, डीएनए का स्ट्रैंड में क्या था, प्योरीन पाइरिमिडीन, प्योरीन पाइरिमिडीन, प्योरीन पाइरिमिडीन लगा हुआ था। और क्या होता है, प्योरीन पाइरिमिडीन के बीच में बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो क्या करना है, हेलिकेज आएगा अपना कैंची से इसको काट देगा, क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, काटना है, काटने से क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, समझ में आया। तो हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। और इसी को हम लोग बोलते हैं ओराई साइट, ओरी साइट, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, ओराई, ORI, ओराई साइट क्या होता है, ओराई साइट वो साइट होता है जहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आके काट देता है। मतलब हेलिकेज एक गर्लफ्रेंड की तरह है जो अक्सर तुम जैसे लौंडे लफाड़ों का काट के चली जाती है,
तो गर्लफ्रेंड क्या हो गई, हेलिकेज हो गई, या अनवाइंडनेस भी उसको बोल सकते हैं। अनवाइंडनेस, अनवाइंडनेस मतलब क्या हुआ, खोल देना। तुमको वो क्या करेगी, खोल देगी अंदर से गर्लफ्रेंड तुम्हारी। कैसे खोलेगी अब तुम समझो कैसे खोलेगी, बट तुम्हारा वो काट सॉरी मतलब वो क्या करेगी, दो हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगी। तो जहाँ काटेगी उसको क्या बोलेंगे, ओराई साइट बोलेंगे। साइट मतलब जगह, उस जगह का नाम क्या है, ओराई साइट। ठीक है, तो ये ओराई साइट के बारे में कुछ जानकारी ले लो। ये ओराई साइट क्या होती है, मुझे बताओ। ये ओराई साइट जो है उस जगह पे मैं एटी को ज़्यादा रखूँ कि जीसी को ज़्यादा रखूँ। एटी मतलब एडेनाइन थाइमिन को ज़्यादा रखूँगा, एडेनाइन थाइमिन के बॉन्ड्स को ज़्यादा रखूँगा, कि गुआनी साइटोसिन को रखूँगा। सोच के बताओ। एटी को रखेंगे ताकि काटना क्या हो, आसान हो। ठीक है, अगर जीसी को रखते तो क्या होता है, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता। ट्रिपल बॉन्ड को काटना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना जी और सी के बीच में, मतलब तो ओराई साइड जो होते हैं ना वो एटी रिच रीजन्स होते हैं। एटी रिच रीजन मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत सारा एडेनाइन थाइमिन, एडेनाइन थाइमिन, एडेनाइन थाइमिन के बीच में बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये ओराई साइट बोर्ड्स में आता है। डेफिनेशन लिखो तो ओराई साइट क्या होता है, ऐसे तुम्हें नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओराई साइट आर एटी रिच साइट। प्रोकैरियोट में मुझे बता सकते हो और यूकैरियोट में, मैं तुमसे दो चीज़ पूछता हूँ, अपना कॉमन सेंस लगा के बताना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किसमें ओराई साइट ज़्यादा होता है? ओराई साइट किसमें ज़्यादा होगा, यूकैरियोट की, प्रोकैरियोट? और रीजन के साथ बोलो कॉमन सेंस लगा के। यूकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में जो होता है ना वो जीसी होता है। मैंने बताया था प्रोकैरियोट में जीसी सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे मैंने बेस पेयर बताया था क्या होता है, और मैंने बोला था प्रोकैरियोट में गुआनिन साइटोसिन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत स्टेबल उसका वो हो जाता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन यूकैरियोट क्या होता है, एटी रिच होता है। तो इसीलिए क्या होता है, यूकैरियोट में एटी रिच भरा हुआ है, बहुत जगह है, डीएनए में बहुत जगह है। तो अगर एटी रिच बहुत जगह है तो इसलिए यूकैरियोट का क्या होता है, हैज़ मेनी ओराई साइट्स। और प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिंगल, यानी एक ही ओराई साइट होता है, क्योंकि वो जीसी रिच होता है, एटी बहुत कम होता है। तो एटी एक आध जगह तुम्हें मिलेगा। तो हैज़ ओनली वन ओराई साइट, ओनली वन ओराई साइट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, तुम डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हो, जैसे मैं तुम्हें कॉमन मैंने बता दिया, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करेंगे, डीएनए का स्ट्रैंड को खोल देंगे और उस पर नया नया स्ट्रैंड चढ़ा देंगे। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन को मुझे खत्म भी तो करना पड़ेगा ना एक मोमेंट पे। ऐसा थोड़ी है कि पूरा जब शुरू से लेके एंड तक 2.2 मीटर लेंथ का पूरा डीएनए का रेप्लिकेट करें, वैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो पेनक्रियाज है, तुम्हारा पेनक्रियाज में मान लो बोलता है कि मेरे को इंसुलिन चाहिए, तुमने खाना खाया और पेनक्रियाज बोलता है चलो इंसुलिन बनाते हैं, हिप्पी इंसुलिन बनाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है पैनक्रियाज का सेल क्या पूरा डीएनए को रेप्लिकेट करेगा क्या? नहीं, पूरा डीएनए को तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पैनक्रियाज के सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं और हर एक क्रोमोसोम अपना अपना प्रोटीन बना रहा है। उसको तो सिर्फ इंसुलिन बनाना है। इसका मतलब उसको सिर्फ सर्टेन रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए को क्या करना है, रेप्लिकेट करना है और उससे क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है पैनक्रियाज को। तो इसका मतलब नहीं है पैनक्रियाज का सेल बोलेगा इंसुलिन के साथ साथ अरे यार मजबूर है, चलो इंसुलिन के साथ साथ ना हम टायरोसिन भी बना देंगे, इंसुलिन के साथ साथ हम फिनाइल कीटोन भी बना देंगे, फिनाइल जो भी नाम है, फिनाइल एलानिन, जो भी बनाना बना दो। ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हें चाहिए वही बनेगा यहाँ पे, जो तुम्हें नहीं चाहिए वो नहीं बनेगा। पैनक्रियाज बोलता है इंसुलिन चाहिए तो पैनक्रियाज का सेल इंसुलिन बनाएगा। पैनक्रियाज बोलता है ग्लूकागॉन चाहिए तो सिर्फ ग्लूकागॉन बनेगा। तो पूरा का पूरा डीएनए लेंथ एक बार में रेप्लिकेट नहीं होता, सिर्फ एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो जीसी रिच रीजन होता है वो टर्मिनेशन साइट होता है, क्योंकि उसको काट पाना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पे जीसी बहुत सारा आ जाए, इसका मतलब वहाँ पे हेलिकेज आके काट नहीं पाएगा और क्या होगा, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ओराई साइट का? एक और लाइन लिख लो, दिस एंजाइम, ये एंजाइम है और मोटा मोटी बायो में जितना भी एंजाइम है वो मैग्नीशियम को यूज़ करता है एज अ कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या होता है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने नहीं पढ़ा एंजाइम चैप्टर, तो कोफैक्टर मतलब क्या होता है बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक नॉर्मल लड़का है, वो नीट यूजी का तैयारी कर रहा है,
लेकिन वो नॉर्मल बच्चा को जैन विद्यालय स्कूल में भर्ती एडमिशन मिल जाता है, तो क्या होगा, उसका नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा कि बहुत ख़राब होगा? बहुत अच्छा होगा। अबे ख़राब मत बोलना, ठीक है? गद्दारी करवे अपने स्कूल से तो अरे अच्छा खराब ही होगा नहीं नहीं, मान के चलो अच्छा हो जा रहा है इन पैरेलल यूनिवर्स। मान के चलो जैन विद्यालय में एडमिशन लेने से क्या होता है, नीट निकल जाता है, तो क्या होगा, तो एक सर्टेन जगह से तुम एसोसिएट हो गए और तुम्हारा करियर बूस्टअप हो गया और तुम नासा में पहुंच गए। जैन विद्यालय से सीधा तुम नासा में चले जाओगे। तो मैग्नीशियम वही एक एलिमेंट, को फैक्टर मतलब क्या होता है ये वो एटम्स या ये वो आयंस होते हैं, ये वो एलिमेंट होते हैं जो एंजाइम पे जुड़ जाने के बाद उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं या उसके जो फंक्शंस है उसको प्रमोट करते हैं, कोफैक्टर, ठीक है? तो मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ, ये अगर मान लो एंजाइम है, ये एंजाइम मैंने तक पढ़ाया नहीं है, वो मैग्नीशियम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है और वो एकदम हाईली एक्टिव हो जाता है एंजाइम। तो दिस एंजाइम जो है हेलिकेस, वो मैग्नीशियम को कोफैक्टर की तरह यूज़ करता है। क्लियर है ये हेलिकेस का फंक्शन? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोफैक्टर कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, बट नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं ना? नहीं, हाँ नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं और प्रोटीनिशियस पार्ट जो होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है? तो ये अब इतना डिटेल में अभी मत जाओ, अभी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो जब एंजाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो जो 3 चीज़ें, एपो एंजाइम, को एंजाइम, वो को एंजाइम में भी 3 आता है, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो उधर लिखा हुआ है, तो इनको बोलेंगे तो डर जाएंगे बच्चे बेचारे, तो उसे मत बोलो, ठीक है? डाईवैलेंट मेटल आयन बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। आगे सेकंड, इधर तक समझ में आया मुन्ना लोग? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? देखो अरे सार्थक, तुम्हारे को ऐसा नहीं लग रहा मोबाइल बहुत लैग कर रहा है? बोरिंग लग रहा है क्या तुमको लेक्चर? ओए सार्थक, ओ क्या हुआ सार्थक, लेफ्ट क्यों हो गए थे? लैग हो रहा था? तुम ये बताओ, तुमको लग रहा है कि ऑनलाइन बोरिंग होता है लेक्चर? हाँ बहुत। अरे साले, मैं दिल रखने के लिए तो बोल देते भैया आप अच्छा पढ़ा रहे, थोड़ा तो दिल रखने के लिए भी नहीं बोले तुम तो। ऑफलाइन ही सही था। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ठीक है? तो देखो क्या है, व्हाट इज दिस सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन? कॉमन सेंस लगा के बताओ, तुमने क्या किया, हेलिकेज लगाया, हेलिकेज लगाने से क्या होगा, ये खुल जाएगा। कभी पतंग उड़ाए हो? पतंग उड़ाते हो तो पतंग का जो धागा होता है, तुम लोग क्या जब लटाई नहीं होता तो क्या हाथ में ऐसे ऐसे करके बांधते हो? तो ऐसे ऐसे करके बांधे हो, ऐसे ऐसे करके बांधते हैं। तो या मान लो कि चलो पतंग लूटे हो कभी, तो पतंग लूटने पे जब धागा बहुत सारा ज़मीन पर इकट्ठा हो जाता है तो गांठ पड़ जाता है, पड़ता है ना? तो वैसे ही क्या होता है कि अगर तुमने इस हाइड्रोजन बॉन्ड को काटा, मैंने डीएनए के स्ट्रैंड को नहीं काटा है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को काटा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिया तुमने, 2 स्ट्रैंड आपस में बहुत लंबा था और बहुत जंजाल बना हुआ है न्यूक्लियस के अंदर में, एकदम इंटरमिंगल्ड है, कॉइल्ड है, और तुमने अगर हाइड्रोजन बॉन्ड काट दिया और डीएनए अगर हल्का सा भी सेपरेट ऐसे खींचोगे तो तुम्हें नहीं लगता आगे पीछे गांठ पड़ जाएगा? सोच के बताओ कभी। एक है ना चोटी, देखियो बहन का चोटी, अपनी बहन का चोटी अगर मान लो वो गुथा हुआ है, अगर ऐसे ऐसे पूरा गुथा हुआ है, बीच में उंगली घुसा के उसको ऐसे सेपरेट करने का ट्राई करना, ऊपर नीचे हर जगह गांठ पड़ जाएगा, कभी करके देखना, ठीक है? उसके बाद जो होगा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखो सिमिलरली क्या होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से समझ में आ रहा है सिंगल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, ये एक स्ट्रैंड पे क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, हर एक स्ट्रैंड पे क्या होता है, बाइंड होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आके लग जाता है। ये क्यों होता है? ताकि प्रिवेंट हेयर
पिन लूप फॉर्मेशन। देखो मुन्ना, ये जो एडेनाइन है तुमने काटा, जैसे ही काटा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में एक डोम शेप का लूप बन गया काटने पे। हाइड्रोजन बॉन्ड था, 2 स्ट्रैंड ऐसे था, तुमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने से क्या होगा, ये पार्ट ऐसे ऐसे से उठ जाएगा। ठीक है, जब उठ जाएगा, दिल नवाज लेफ्ट, तो उठ जाने पे क्या होगा, उठ जाने पे इस पोर्शन पे जो एडेनाइन है वो इस पोर्शन के थाइमिन के साथ बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब सेम स्टैंड पे एक सेम स्टैंड का एडेनाइन सेम स्टैंड के थाइमिन के साथ बॉन्ड बना देगा और आपस में उलझ जाएगा। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक प्रोटीन को रख देते हैं, उस प्रोटीन का नाम है SSBP प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? लैग कर रहा है क्या 3 मिनट? नहीं, लैग तो नहीं कर रहा। चलो, समझ में आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SSBP? SSBP क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द हेयर पिन लूप फॉर्मेशन। हेयर पिन लूप फॉर्मेशन ना हो जाए, अगर हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो जाएगा यहीं पे गांठ पड़ जाएगा, DNA रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लैग को लैग लिख दिए, इट्स ओके। हाँ दिल नवाज, क्या हुआ, अब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में, नेटवर्क इशू, ओके ओके। तो देखो मैंने हेयर पिन लूप फॉर्मेशन बताया कि क्या होता है, DNA का स्ट्रैंड होता है, अगर तुम उसको काट दोगे तो उसी स्ट्रैंड का एडेनाइन जो होता है उसी स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ मुंह मारने लग जाता है। ठीक है, मतलब अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लोगे तो तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, समझ जाओ ये वही वाला कहानी है, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन। ठीक है, तो सार्थक एक्सपीरियंस हो गया तुम? आफ्टर द एक्शन ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज जब काम कर चुका है, दरारें आ चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, देयर कैन बी अ फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन लूप। हेयर पिन लूप गांठें पड़ सकती है रिश्तों में, तो ड्यू टू, क्यों होगा, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। सो SSBP जो है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट्स these formation and stabilizes the strand। क्लियर है SSBP का काम? SSBP क्या करेगा, SSBP यहाँ पे लग जाएगा और वो हेयर पिन लूप नहीं बनाएगा, मतलब गांठ नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये सेम लूप का जो एडेनाइन है वो सेम स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ जुड़ जाएगा तो एक लूप बन जाएगा। देखो ये एक स्ट्रैंड था, इस स्ट्रैंड को मैंने क्या किया, ये ऊपर में एक स्ट्रैंड है और नीचे में मान लो एक और स्ट्रैंड है, तो इस स्ट्रैंड को जब मैंने इधर से तोड़ दिया तो ये क्या होगा, ऐसे जाके डोम शेप बन जाएगा। तो इधर का जो एडेनाइन है इधर के थाइमिन के साथ बॉन्ड बना के स्ट्रैंड कुछ इस तरीके का हेयर पिन लूप बन जाएगा। वो ना बने इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया SSBP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टोपोआइसोमेरेज। एहतशाम मेरे को SSBP का फंक्शन बताओ तो क्या होता है? To prevent hair pin loop formation, वो दो तो थाइमिन के बीच में बॉन्ड ना बने और नहीं, 2 थाइमिन नहीं, एक एडेनाइन एक थाइमिन, एक एडेनाइन एक थाइमिन, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, बताया यहाँ पे ये देखो, इसका एडेनाइन इसके थाइमिन के साथ बॉन्ड पड़ जाएगा। ये है सार्थक की गर्लफ्रेंड, ये है सार्थक का बेस्ट फ्रेंड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ना बन जाए तो सार्थक क्या करेगा, जहर घोल देगा, SSBP को लगा देगा। ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज, तो टोपोआइसोमेरेज में लिखो दिस एंजाइम हैज डुअल एक्शन। अब देखो सार्थक के साथ क्या करते हैं हम,
दिस एंजाइम हैज डुअल एक्शन, कटिंग काट देगा ये, एंड रीजॉइनिंग वापस संबंध बना लेगा। प्रोकैरियोट में सेम काम कौन करता है? डीएनए गाइरेज करता है। एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। रिलीजेस द टेंशन ड्यू टू सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ हेलिकेस एंजाइम। समझना मेरी बात को, ये स्ट्रैंड है, नीचे भी एक स्ट्रैंड है, कुल मिलाकर ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए का। तुमने क्या किया, इन दोनों के बीच में काट दिया। जैसे ही तुमने काटा और इसको खोला तुमने दोनों तरफ से, इधर से भी जा रहे हो इधर से भी जा रहे हो, तो क्या होगा, इधर गांठें पड़ सकती हैं। वो हेयर पिन लूप अलग चीज़ है, हेयर पिन लूप बनेगा, तुमने एसएसबीपी इलाज कर दिया। तुम खुद समझ के देखना, ऐसे एक रस्सी है, रस्सी आपस में गुथा हुआ है पूरा, और तुमने बीच में काट के ऐसे खोलने की कोशिश की तो ऊपर में और नीचे में गांठें पड़ जाएंगी। गांठें पड़ जाने पे डीएनए स्ट्रैंड खराब हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, अब बोलो क्या करें? टोपो आइसोमेरेस का इस्तेमाल करेंगे। टोपो आइसोमेरेस क्या करता है, जैसे जब हम हेलिकेस से खोल रहे हैं इसको, ऊपर और नीचे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको क्या करता है, एक डीएनए के स्ट्रैंड को इसने क्या कर दिया, काट दिया। जैसे ही इसने एक स्ट्रैंड को काट दिया तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रैंड खुल जाएगा, सीधा हो जाएगा, और वापस क्या करेगा, उसको वो जोड़ देगा। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? क्या बोला मैंने? ओए विक्रम, हाँ भैया। क्या बोला बताओ? टोपो आइसोमेरेस का फंक्शन बताओ। जो प्रिवेंट करता है, वो जिसमें गांठ पड़ जाता है ना, तो उसको वो नहीं बनने देता है। तो देखो, हाँ रीजॉइन का मतलब क्या हुआ? बता रहा हूँ रिजॉइन मतलब क्या हो रहा है, हड़बड़ा हो मैं। देखो ये ऐसे है डीएनए, ठीक है, तुमने क्या किया, यहाँ पे खोल दिया। अब खोल के तुम क्या कर रहे हो, टांग रहे हो, तुम इधर से टांग रहे हो और इधर से टांग रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे गांठ पड़ जाएगा। तो गांठ पड़ जाएगा तो क्या होगा, जो तुम्हारा टोपो आइसोमेरेस है वो यहाँ पे काम करेगा और क्या करेगा, इसको बताना, इधर से काट देगा। ये इस स्ट्रैंड को काट देगा। तो काटने से क्या होगा, ये टेंशन जो होगा यहाँ पे वो लूज हो जाएगा, ठीक है। जो अब गांठें नहीं पड़ेंगी अगर तुमने स्ट्रैंड को काट दिया, तो स्ट्रैंड को काट दिया, गांठें नहीं पड़ी, और हेलिकेस अपना एक्शन क्या करेगा, फर्दर आगे बढ़ाएगा। तो अब काट दिया तो जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो स्ट्रैंड क्या होगा, वैसे पलट के इधर आएगा और फिर जुड़ जाएगा, तो वापस रिजॉइन कर देगा। समझ में आया क्या हो रहा है बात? टोपो आइसोमेरेस आया और जो गांठ था उसको काट दिया, जहां से गांठ है वहां पे काट दिया। जैसे ही काटा तो क्या हो गया, वो टेंशन पूरा का पूरा रिजॉल्व हो गया और वापस स्ट्रैंड को सीधा करेगा, फिर आगे बढ़ेगा हेलिकेस। समझ लो, धागा है, कभी ये धागा है, देखो इतना सारा उलझा पड़ा है तुम्हारे सामने, कभी खोजना, इतना सारा उलझा पड़ा, तुम क्या करोगे, काट दोगे, काट के क्या करोगे, तुम सीधा कर दोगे, काट के तुम सीधा कर दोगे, वापस क्या करोगे, जोड़ दोगे। समझ रहे हो इस चीज़ को कि अभी भी नहीं समझ रहे हो? समझ आया। अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दो, लेकिन ख़त्म करने के बाद उसको वापस जोड़ना भी, ठीक है, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी। तो टोपो आइसोमेरेस जो है उसका डुअल एक्शन होता है, वो क्या करता है, काट देता है, काटने के बाद क्या है, वापस संबंध बनाने का करता है। वो बात अलग है, यही डिफरेंस है सार्थक की गर्लफ्रेंड और टोपो आइसोमेरेस में। सार्थक की गर्लफ्रेंड सिर्फ काटती है, वापस जोड़ती नहीं है। सार्थक अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो हटाओ। तो दिस एंजाइम हैज डुअल एक्शन, कटिंग एंड रीजॉइनिंग, ठीक है। प्रोकैरियोट में टोपो आइसोमेरेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए गाइरेस। प्रोकैरियोट में टोपो आइसोमेरेस नहीं होता, उसका काम कौन करता है, डीएनए गाइरेस करता है। तो डीएनए गाइरेस क्या करेगा, काटेगा और जोड़ देगा। याद मत दिलाएं, ओके, याद नहीं दिलाऊंगा, इट्स ओके। थोड़ा तो जख्म, दर्द दिल को भी होना चाहिए। चलो, तो देखो ये क्या लिख के रखा है, ये लाइन पढ़ो क्या, इट रिलीजेस द टेंशन ड्यू टू सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ द हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम के अहेड मतलब आगे,
अगर तुम डायग्राम देखोगे तो हेलिकेज क्या कर रहा है, यहाँ से खोल रहा है और यहाँ से खोल रहा है, हर जगह से खोल ही रहा है, तो यहाँ पे गांठें पड़ जाएंगी। तो अहेड ऑफ द हेलिकेज, हेलिकेज के पहुँचने से पहले वो क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज जाएगा, वहाँ पे काट के गांठ को क्या कर देगा, खोल देगा। ठीक है, इसके बाद अदर्स में लिखना है प्राइमेज या RNA पॉलीमरेज। एहतशाम समझ में आ रहा है? हाँ भैया, ये हम लोग रेप्लिकेशन कर रहे हैं क्या? हाँ, रेप्लिकेशन का टूल्स देख रहे हैं। रेप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म देखेंगे, आज खाली टूल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज जो है, ये जो प्राइमेज RNA पॉलीमरेज है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये एक एंजाइम है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। इतना लिखो, एक और लाइन लिख लेना। अरे तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो कि खाली हम ही मतलब तुम लोगों को टाइम दे रहे हैं? RNA प्राइमर प्रोवाइड्स free prime OH group, so next nucleotide can attach to it. लिखो इसको। जब लिख लोगे तो बताना। अरे लिख लिए, कुछ तो बोलो। अच्छा, सार्थक है, अब तो लिखा ही नहीं तुमको। चलो ठीक है, समझते हैं अब। What does it mean? What does it mean? RNA पॉलीमरेज RNA प्राइमर का क्या कहानी है? RNA और DNA में एक बेसिक डिफरेंस है, ये मैंने बहुत बार बताया है कि DNA में सेकंड वाला जो कार्बन होता है उसमें OH नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। RNA में OH होता है, इसीलिए RNA ज़्यादा रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू DNA। अभी तक DNA रेप्लिकेशन में हमने क्या किया, 2 स्ट्रैंड था, उस दोनों स्ट्रैंड को हमने खोल दिया। कैसे खोला? सबसे पहले हेलिकेज लगाया, हेलिकेज लगाने के बाद हमने SSBP लगाया ताकि हेयर पिन लुक ना बने। SSBP लगाने के बाद हम क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज डालते हैं ताकि गांठें ना पड़े, और दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो चुका है, तब हमें क्या करना है, तब हमें एक नया स्ट्रैंड बनाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुम्हारे सामने, ये दोनों स्ट्रैंड क्लमजी था, आपस में कोजी था। मैंने क्या किया, सार्थक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में आग लगा दी, दोनों के बीच में रिश्ता तोड़ दिया, तो दोनों का बॉन्ड टूट गया। टूटा किसकी वजह से? हेलिकेज और SSBP और टोपोआइसोमरेज की वजह से। सब कुछ मस्त चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, मुझे एक नया स्ट्रैंड बनाना है, जो कि मैं ग्रीन कलर से यहाँ बना रहा हूँ। यानी यहाँ पे भी मुझे एक नया स्ट्रैंड बनाना है और यहाँ पे भी मुझे नया स्ट्रैंड बनाना है। जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया वो क्या था, पेरेंट स्ट्रैंड था। जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ वो क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है मेरा। ठीक है, तो जो ये स्ट्रैंड बनाऊँगा मैं, तो किसी का देखा देखी बनाऊँगा, यानी किसी के कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा। तो पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री मैं क्या करता हूँ, एक नया स्ट्रैंड बनाता हूँ जिसका डायरेक्शन जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, बाई डायरेक्शनल होता है हमेशा। ठीक है, अब इस चीज़ को तुम्हें समझना है कि इस स्ट्रैंड को बनाने से पहले तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ठोस मॉलिक्यूल चाहिए, एक तुम्हें सपोर्ट चाहिए, ताकि तुम इसके ऊपर में एक न्यूक्लियोटाइड को रख पाओ, उसके बगल में तुम एक और न्यूक्लियोटाइड को रख पाओ,
उसके बगल में एक और न्यूक्लियोटाइड को रख पाओ, उसके बगल में एक और, उसके बगल में एक और, सारे न्यूक्लियोटाइड को तुम रख पाओ। ये कहानी है। समझना चीज़ को क्या है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक पेरेंट स्ट्रैंड है। तुम्हें क्या चाहिए कि स्टेबिलाइजर चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो 5 प्राइम एंड को रिकॉग्नाइज कर ले और उसके बगल में जाके बैठ जाए, ठीक है। वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना चाहिए, जिसका सहारा लेके, जिससे तुम क्या करो, एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो। मतलब ये जो तुम्हारा ब्लैक कलर का सपोर्टर मॉलिक्यूल है, इसके पास एक फ्री एंड होना चाहिए जिसका नाम है 3 प्राइम OH ग्रुप, जो हम लोग पढ़ते थे, याद होगा। 3 प्राइम OH ग्रुप, इधर जो था OH, 3 प्राइम OH क्या करता है, दूसरे वाले के 5 प्राइम के फॉस्फोरस से बॉन्ड बनाता है, दूसरे वाले फॉस्फोरस से इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, ये पुरानी बातें हैं। 3 प्राइम OH ग्रुप जो है वो दूसरे वाले के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये इसके साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, ये फॉस्फोरस है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो अपना दे पाए, क्या दे पाए, OH ग्रुप। ना लायक को और कुछ मत समझो, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपना दे पाए, क्या दे पाए, OH ग्रुप दे पाए। तो ये सेम काम कौन कर रहा है, ये जो ब्लैक कलर का सपोर्टर मॉलिक्यूल है, ये यही है। ये क्या कर रहा है, 3 प्राइम पे अपना OH ग्रुप दे रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसके 3 प्राइम OH पे एक नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दे वाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसके बगल में एक नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दे, फिर जुड़ते जाएगा। देखो हुआ क्या, एक सपोर्टर मॉलिक्यूल चाहिए जिससे हम लोग स्टार्ट कर पाए रिएक्शन को, उसके जोड़ के। इसके पास जो ये जो पहला नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंटर आएगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी आएगा। सेकंड नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इधर के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। थर्ड वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो सीक्वेंस है जो डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या होगा, यानी जो थर्ड वाला न्यूक्लियोटाइड है वो इस वाले के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, जो मैंने टिक किया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, और वो सेकंड वाले से जाके जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन स्टार्टिंग में रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए। उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। ये प्राइमर जो होता है ये आरएनए प्राइमर होता है, ना कि डीएनए प्राइमर होता है। क्यों बता रहा हूँ, आरएनए प्राइमर थोड़ा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए प्राइमर, क्योंकि आरएनए प्राइमर के पास क्या है, एक OH ग्रुप भी है सेकंड प्राइम पे। तो मुझे क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर आए, अपना 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करे, और बाद में रिएक्शन खत्म होने के बाद मैं इस प्राइमर ग्रुप को बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड में आरएनए का कोई काम नहीं है, आरएनए का जो शुगर है उसका कोई काम नहीं है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का ही काम है। तो ये काम होता है डीएनए का प्राइमर का। तो ये जो प्राइमर है वो कैसे बनता है, वो बनता है आरएनए पॉलीमरेज से। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इस प्राइमर को बनाता है। किसको बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर को बनाता है। नाम से देखो आरएनए पॉलीमरेज, अब देखो ये एज मतलब है ना, इधर का थोड़ा उस तरीके से काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज मतलब वो एंजाइम जो आरएनए को बनाए, डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो एंजाइम जो डीएनए को बनाए। पॉलीमरेज मतलब पॉली मतलब बनाना, जोड़ना। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर को बनाता है। आरएनए प्राइमर में क्या होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। इसका मतलब 2 से 10 हम लोग ये नाइट्रोजनस बेस, नॉट नाइट्रोजनस बेस, 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, 2 से 10। वो आरएनए प्राइमर की तरह काम करता है, यानी इस तरीके का 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, वो प्राइमर की तरह काम कर रहा है। उसको किसने बनाया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने बनाया, और आरएनए पॉलीमरेज उस प्राइमर को बना देगा, और वो प्राइमर क्या हो जाएगा, इस 5 प्राइम स्ट्रैंड के पास आके लग जाएगा, जो अपना 3 प्राइम ग्रुप देगा, और 3 प्राइम क्या करता है, बगल वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ के बॉन्ड बना लेगा। क्या समझ में आया आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? हेलो, अरे बहुत टफ लग रहा है क्या ये? बोलो तो सही, बोल ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, बोल ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो। शॉर्ट में यही है कि दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया, ठीक है। उसका जो 5 प्राइम एंड था वहाँ पे प्राइमर आके लग जाता है,
प्राइमर आके लगने के बाद क्या होता है, बाकी का फर्दर न्यूक्लियोटाइड आ रहा है जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, पेरेंट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो प्राइमर होता है वो स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन वो आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, ना कि डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड। वो जो आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड होता है उसको कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, ना कि डीएनए पॉलीमरेज। ये बात है कुल मिलाकर, ठीक है। ठीक है, भाई कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड है, एक नंबर कॉम्प्लीमेंटरी, देखो एक नंबर वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, 2 नंबर वाला कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, थर्ड वाला कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है टू द रेस्पेक्टिव पेरेंट डीएनए। बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जुड़ते जाता है। कैसे जुड़ेगा, देखो ये जैसे मेरा हाथ है, मैंने तुम्हें अपना एक हाथ दिया, तुम क्या करोगे, अपना हाथ मेरे हाथ में और तुम अपना हाथ किसी और को दोगे, तो ऐसे करते करते क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाता है और बहुत सारा पॉली न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाएगा, तो वो एक स्टैंड बना देगा। समझ में आया ये चीज़। लेकिन वो लोग का सामने एक इंजन होना चाहिए, उस इंजन का नाम है प्राइमर। वो प्राइमर कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है, यही समझाया मैंने अभी तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो होता है 3' OH ग्रुप सो दैट कैन अटैच टू इट। ठीक है, in eukaryote RNA primer is formed by DNA polymerase। ठीक है, तो वो जो अभी बताया वो प्रोकार्योट। हाँ मैंने प्रोकैरियोट के लिए बताया है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है आरएनए प्राइमर बनाता है प्रोकैरियोट के केस में, लेकिन यूकैरियोट के केस में कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। आगे और अच्छे से समझ में आएगा, इसके ऊपर मैं आधा घंटा का लेक्चर दे सकता हूँ, क्यों आरएनए पॉलीमरेज, क्यों डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बना रहा है, ना कि डीएनए प्राइमर बना रहा है। प्राइमर देखना, प्राइमर मतलब क्या बोला मैंने, 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सेट। वो सेट जो होता है वो सपोर्टर, वो इंजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। डीएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसने डीएनए को बनाना चाहिए, जो डीएनए को बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये आरएनए वाला शुगर को लेके क्या बोलते हैं, आरएनए वाला प्राइमर बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न है जो आगे समझ में आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। आगे अभी समझ में नहीं आया, पहले कंटेंट तो ले लो, उसके बाद समझ में आएगा। उसके आगे है, देखो आरएनए पॉलीमरेज के बाद क्या है, 4 चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया, हेलिकेस, एसएसपीपी, टोपोआइसोमेरेज, आरएनए पॉलीमरेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं चौथा, डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब होता है लाइगेट करना, यानी जोड़ना। तो अब ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे आके अरेंज हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो आया, ये अपने कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से यहाँ पे आया। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है। ठीक है, लाइगेज एक सीमेंटिंग मटेरियल है, 2 ब्रिक मतलब 2 ईंट को जोड़ता है सीमेंट डाल के। ठीक है, क्लियर है। आगे छठवा है डीएनए पॉलीमरेज। इसको देखो, डीएनए पॉलीमरेज लिख लो। यूकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज का 5 सब यूनिट्स होता है। बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, सब यूनिट्स क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखो बस। डीएनए पॉलीमरेज का 5 सब यूनिट होता है। पहला सब यूनिट है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है तुम्हारा डेल्टा, 5वां है तुम्हारा एप्सिलॉन। ठीक है,
अल्फ़ा का है फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर एंड सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। सब समझ में आएगा, व्हाट इज दिस लैगिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज दिस। वैसे जो बच्चे लास्ट क्लास के होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा ये क्या है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। दूसरा है बीटा, बीटा का फंक्शन है डीएनए रिपेयर फंक्शन। तीसरा है गामा, इसका फंक्शन है रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। डेल्टा, इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। पांचवा है एप्सिलॉन, इसका काम है रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड प्रूफ रीडिंग। यहाँ पे लिख लेना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस, और प्रूफ रीडिंग के लिए लिखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस। समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मस्त खराब हो जाएगा। तुम घबरा कैसा लग रहा हमको। 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट। खाली लिख लो बस एक बार के लिए, अपने संतुष्टि के लिए। 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लिख लो फटाफट इसको। ओह, हो गया। अच्छा सार्थक, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले। हेलीगेज और टोपोआइसोमेरेज दोनों काटता है, लेकिन कौन किसको काटता है बता सकते हो? उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काटते हैं, और टोपो आइसोमेरेज का जो एक ही स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं उसके बाद काटता है। मतलब टोपोआइसोमेरेज स्ट्रैंड को काटता है, ठीक है, और उसको वापस ज्वाइन करता है। और हेलिकेज जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ, डीएनए लाइगेज 2 टुकड़ों को जोड़ता है कि, यानी 2 फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है कि तुमको क्या बोलें, एक तरीके से बोलना नहीं है तो खाली कॉमन सेंस है कि डीएनए लाइगेज जो होता है वो 2 फ्रैगमेंट को जोड़ता है, सीमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये कौन है ये 8 to 4? अब क्या मतलब, अब तो क्लास हो रहा है, अब आपको मतलब नहीं है। कौन? 8240 शायद निखिल होगा, क्या कर सकते हैं।
देखो हटाओ। ओके, तो यूकेरियोट में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम के 5 सब यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है, यूकेरियोट में ये है तुम्हारे पास एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज जो है, जैसे तुम्हारा जो फैमिली है, एहतशाम का फैमिली है, एहतशाम की फैमिली में 5 लोग हैं, वो उसकी बहन, उसके मम्मी पापा और उसका एक और भाई, 5 लोग मिलकर उसका एक फैमिली बना। वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसमें 5 सब यूनिट है, 5 टुकड़े हैं। वो 5 टुकड़े जुड़ करके क्या बने, एक एंजाइम बने। मैंने 6 बना दिया भूल से, इट्स माय फॉल्ट। तो 5 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5वां, ये एक टुकड़ा है, ठीक है, इसको एक मान लो, तो ये एक मान लो, छोड़ो, ये एक टुकड़ा है। तो कुल मिलाकर 5 टुकड़ा मिलके एक एंजाइम बनाता है डीएनए पॉलीमरेज में, ठीक है। उन 5 टुकड़ों का नाम है टुकड़ा नंबर अल्फा, टुकड़ा नंबर बीटा, टुकड़ा नंबर गामा, टुकड़ा डेल्टा, टुकड़ा एप्सिलॉन। देखो कितना आसान है। अल्फा मतलब पहला, बीटा मतलब बेटा मतलब दूसरा, बीटा दूसरा होता है, गामा तीसरा, डेल्टा मतलब चौथा, डेल्टा चौथा ही होता है वैसे एब्रीविएशन में तो, और एप्सिलॉन ई मतलब 5वां लेटर है तो 5वां। 5 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो अल्फा वाला सब यूनिट है वो बनाता है प्राइमर को, जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि यूकेरियोट के केस में प्राइमर कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज। उसका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो बनाता है प्राइमर, ठीक है, और वो सिंथेसाइज करता है लैगिंग स्ट्रैंड को। तो तुमने अगर मेरा लास्ट क्लास अगर किया होगा तो मैंने बताया था जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसका 2 स्ट्रैंड होता है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बन रहा है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो स्ट्रैंड टुकड़ों में बन रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसी स्ट्रैंड को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। क्लास की होकर बताऊंगा, स्कूल में बताऊंगा, कल मंडे है ना, कल क्लास होगा स्कूल में तो कल बताऊंगा वापस से एक बार, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसको बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का कौन सा यूनिट, अल्फा सब यूनिट ही काम करता है। सॉरी, लैगिंग स्ट्रैंड में अल्फा सब यूनिट है, लैगिंग में अल्फा है, ठीक है, और लीडिंग में डेल्टा है। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड है, डेल्टा सब यूनिट जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। आगे ये डीएनए रिपेयर फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। अच्छा, तुम मानते हो ना कि सेल में जो डीएनए होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो वो जो डीएनए होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो सब साइटोप्लाज्मिक डीएनए के अंदर में आ जाता है। तो अगर मुझे न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है तो वहाँ पे वो सारा यूनिट काम करेगा, लेकिन अगर साइटोप्लाज्म के अंदर में रेप्लिकेशन करवाना है तो गामा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है, वो बोलता है मैं करवा दूंगा, ठीक है। जो एप्सिलॉन होता है वो प्राइमर कैसे रिमूव करता है, क्या प्रूफ रीडिंग करता है, अभी समझ में आएगा। देखो ये है डीएनए का एक पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने ऐसे रख दिया, ये पेरेंट स्ट्रैंड है और मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया स्ट्रैंड बना रहा हूँ। वो जो मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मानते हो इस चीज़ को? जो मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगा चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड हो, उसका डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा और ये जो डेल्टा वाला है, इन दोनों का डायरेक्शन जो आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्शन। पॉलीमरेज मतलब होता है जोड़ना। मतलब क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपना हाथ दिया, मैं 5 प्राइम एंड हो सपोज करो और तुम वहाँ बैठे हो 3 प्राइम पे, तो मैंने तुम्हें अपना हाथ दिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्शन किया मैंने, और एक नया स्ट्रैंड मैंने बना दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में, चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो लैगिंग हो, ठीक है। समझना चीज़ों को। अल्फ़ा मतलब पहला लेटर, ए से अल्फ़ा होता है ना, ए से अल्फ़ा, तो इसीलिए यहाँ पे एल ए वाला लैगिंग आया है, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, अल्फ़ा सब यूनिट। बीटा जो होता है वो रिपेयर करता है। अभी रिपेयर क्या है, सोचो मेरी बात।
मैं पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक न्यूक्लियोटाइड को ला के काम कर रहा हूँ। अगर मेरे से गलती हो गई, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं आया तो डीएनए क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। हेलो, देखो क्या बोला मैंने बोला ये डीएनए का एक स्ट्रैंड था, पेरेंट स्ट्रैंड। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता हूँ मैं, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आया, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या होता है, डीएनए बन जाने के बाद इतना डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, करोड़ों न्यूक्लियोटाइड है, ह्यूमन बॉडी है, एरर कहीं पे भी हो सकता है। इस एरर को प्रिवेंट करने के लिए एक स्क्रूटनी आती है, इस एरर को प्रिवेंट करने के लिए इन्विजिलेटर आता है, वो देखता है कि एग्जामिनेशन हो, मतलब जो कंडक्ट हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो एग्जामिनर है वो आएगा, यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे देखते जाएगा, यहाँ आएगा बोलेगा हाँ ओके, यहाँ आएगा बोलेगा ओके ओके, वो एंजाइम आगे बढ़ते जा रहा है और सबको ओके ओके करके आगे बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे हाथ में नोट की गड्डी है, तुम धीरे धीरे क्या करो, एग्जामिन करो वापस से, ताकि कोई हो सकता है नोट खराब ना हो। तो वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्यों होता है, ताकि चेक करने के लिए, वापस से एक बार रीअश्योर होने के लिए कि सेम सही न्यूक्लियोटाइड बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर सही न्यूक्लियोटाइड नहीं बैठेगा तो पूरा का पूरा क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरा डीएनए को प्रूफ रीडिंग करना है अगर मेरे को, तो मैं क्या एक्शन करूँगा, इधर बिठा दो इसको बिठाओ एक बार, इधर लिखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। देखो मैं डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाऊंगा तुम्हारे सामने भी, मेरा हाथ है, मैं 5 प्राइम एंड लूँ, एक स्ट्रैंड बना 5 to 3 के पास गया, 3 से और गया और आगे, मतलब जाते गया, एक और स्ट्रैंड जाते गया। जैसे ही एक गलत न्यूक्लियोटाइड आएगा वैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, चल वापस आएगा और क्या करेगा, उसको हटा देगा। समझ में आ रहा है क्या डायग्राम क्या है। डायग्राम ये है, अगर तुम्हें मैं अभी ऐसे समझा नहीं सकता, मैं ऑफलाइन समझा पाता इस डायग्राम को। जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे क्या हुआ, तुमने न्यूक्लियोटाइड रखा जो सही था, बगल में न्यूक्लियोटाइड रखा सही, ये भी 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 सही, तुम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आगे बढ़ते जा रहे हो। जैसे ही एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे गलत आया, एंजाइम टच से एक्टिवेट होगा, नहीं 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 नहीं, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, बाहर जाओ बाहर जाओ, तो इसको क्या करेगा, बाहर करेगा। तो एंजाइम जो होता है वो बैकवर्ड काम किया और बैकवर्ड काम करके क्या करेगा, इस न्यूक्लियोटाइड को बाहर कर देगा। तो प्रूफ रीडिंग के लिए जो एक्टिविटी होती है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस मतलब, एक्सो मतलब होता है बाहर से, एंडो मतलब होता है अंदर में काम करना, एक्सो मतलब टर्मिनल्स पे, एकदम पेरिफेरी पे काम करना। तो इस एंजाइम को क्या बोलेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हेल्प इन प्रूफ रीडिंग। क्या समझ में आया। हेलो, अब कुछ नहीं हो सकता, आई कांट हेल्प इट। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ पर है। अरे तुम पहले इसको देखो ना, एनसीईआरटी को भूल जाओ एक बार, क्या बोल रहा हूँ प्रूफ रीडिंग के बारे में। प्रूफ रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी समझ में आई, कि जैसे ही गलत न्यूक्लियोटाइड बैठेगा तो फट से एंजाइम आएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम और उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बन चुका है, बधाई हो। लेकिन तुम्हें क्या करना है, सामने कौन बैठा था, इंजन, उस इंजन को भी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इंजन को निकालने के लिए क्या होगा, इधर से एक एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, इंजन को बाहर निकाल देगा। तो ये एंजाइम जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। आरएनए प्राइमर को निकालना है तो यहाँ से एंजाइम आएगा और क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को बाहर निकाल देगा और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा, ठीक है। ये दोनों काम, जो रिमूवल वाला काम है या एक्सोन्यूक्लियस वाला काम है, वो काम किसका है, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन मतलब एलिमिनेट, ई से एलिमिनेट होता है, ई से एप्सिलॉन। तो एलिमिनेट का 2 काम होता है, प्राइमर को बाहर निकालना और प्रूफ रीडिंग को निकालना। प्रूफ रीडिंग करेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और अगर प्राइमर को अगर निकालेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आया क्या ये चीज़। तो एलिमिनेट से याद रखना, ई से एलिमिनेट होता है, ई से एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन का काम है रिमूवल, किसका रिमूवल, प्राइमर का रिमूवल और प्रूफ रीडिंग करना, ठीक है।
अच्छा, अब प्रूफ रीडिंग कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम सपोज करो कि एहतशाम जो है बूढ़ा हो गया, इतना सारा म्यूटेशन है, इतना सारा दारू पिए जा रहा है एहतशाम, धनाधन दारू पिए जा रहा है, तो उसका डीएनए खराब हो गया, या कुछ भी टॉक्सिक केमिकल, उस पर कोई एसिड मार दिया, कोई लड़की, मान लो फ्यूचर में इंडिया पे क्या हो रहा है, लड़कों के साथ कुछ खराब हो रहा है, तो एहतशाम ने किसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने एहतशाम के ऊपर में एसिड फेंक दिया, तो एहतशाम का सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसका डीएनए क्या हो जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो डीएनए अगर म्यूटेट कर गया तो वहाँ पे एक एंजाइम का सब यूनिट है बीटा वाला, वो डीएनए का रिपेयर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यानी डीएनए का रिपेयर करेगा। यानी अगर डीएनए खराब हो जा रहा है, एहतशाम का सेल डैमेज हो जा रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो क्या करेगा, उस खराब वाले सीक्वेंस को हटा देगा और एक नया सीक्वेंस बैठा देगा। तो 20 से बीटा जो होता है, बेटा क्या होता है, बाप को, ये दादाजी को रिपेयर कर देता है, बड़ा हो जाने के बाद तो नहीं, बचपन में तो करता ही एटलीस्ट, रिपेयर मतलब घर संभाल लेता है। तो अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा का काम है आरएनए, सबसे पहला स्टेप, अल्फ़ा मतलब पहला लेटर है, ए से अल्फ़ा, ए से पहला लेटर मतलब सबसे पहला काम करेगा, यानी आरएनए का प्राइमर को बना देगा, ठीक है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अल्फ़ा जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को बनाएगा कि लैगिंग स्ट्रैंड को। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ए से अल्फ़ा होता है, ए से लैगिंग का ए, तो इसीलिए लैगिंग स्ट्रैंड को बनाएगा, ठीक है। बीटा जो होता है वो घर को संभालता है, इसीलिए घर को रिपेयर मरम्मत कराने का काम होता है बीटा का। एप्सिलॉन मतलब होता है रिमूवल किसका रिमूवल, लास्ट में प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा, लास्ट लेटर है, लास्ट है एप्सिलॉन, प्राइमर को रिमूव करेगा और प्रूफ रीडिंग का काम करेगा, ठीक है। गामा जो होता है वो मैंने बता दिया, गामा को खाली याद रखना, वो साइटोप्लाज्म में काम आता है, गामा साइटोप्लाज्म में। और बचा कौन, डेल्टा, तो डेल्टा किसको करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड को करेगा। तो ऐसे तुम्हें इसका 5 सब यूनिट का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा, इस तरीके से बताने के बाद क्या लीडिंग है क्या लैगिंग है। तो तुमसे पूछेगा कौन सा यूनिट जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है, कौन सा यूनिट लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है। 3 तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तुम बोलोगे सर तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये चल रहा था कि एक डीएनए पॉलीमरेज का 5 सब यूनिट होता है। अब मैं बता रहा हूँ 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग कहते हैं कॉरेनबर्ग एंजाइम, इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, एमसीक्यू भी आता है, कॉरेनबर्ग एंजाइम, ठीक है, इधर लिख लो। responsible for removal of RNA primer and it can also fill these gaps। आरएनए प्राइमर एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, जो मैंने बता दिया, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज 2 लिख लो, लीस्ट एक्टिव व्हेन 1 एंड कौन, विक्रम कुमार महतो कब से हट गए थे भाई, 1 and 3 आर नॉट एक्टिव, 2 विल एक्ट। आरएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम फॉर डीएनए replication, synthesis of both strand takes place by it। ये है यूकैरियोट में सिर्फ एक डीएनए पॉलीमरेज होता है, हाईली एडवांस डीएनए पॉलीमरेज। ये हमारे भाईजान की तरह है, जो दिल में आते हैं पर दिमाग में नहीं आते हैं, यही है ना, मतलब किसी के समझ नहीं आते, हमारे भाईजान की तरह है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक ही एंजाइम काफ़ी है लोगों पे गाड़ी चढ़ाने के लिए भी, लोगों का मदद करने के लिए भी, बिग बॉस में सबको गरियाने के लिए भी, एक ही भाईजान हमारे काफ़ी है, हाईली एडवांस, सारे काम खुद करते हैं, लोगों को फार्म हाउस से भी खुद ही बुला लेते हैं, लोगों पे गाड़ी भी खुद ही चला लेते हैं, हमारे भाईजान है ये। यूकैरियोट पे होता है 5, इतना कॉम्प्लेक्स है कि 5 सब यूनिट मिलकर एक एंजाइम बना रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोट में अलग अलग एंजाइम अलग अलग काम के लिए,
प्रोकैरियोट में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग कोरेनबर्ग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। चीज़ को समझना अभी, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ख़त्म हो रहा आज का क्लास, पैनिक मत करो। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 सब समझाऊंगा जो लिखा है अभी। चलो सुनो, प्रोकैरियोट में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है ये बहुत एक्टिव है, माशाल्लाह, एकदम नोरा फतेही, जहाँ जाए आग लगाए। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और ये सबसे ज़्यादा रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। ये दोनों स्ट्रैंड को बना देती है, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, इसके पास कोई भेदभाव नहीं है। दोनों स्ट्रैंड को, जवान भी खुश, बूढ़े भी खुश नोरा फतेही को देख के, ठीक है। तो लीडिंग और लैगिंग दोनों खुश। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होती है सबसे ज़्यादा है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। डीएनए पॉलीमरेज 1 का थोड़ा कम एक्टिविटी होती है। और जब डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 काम नहीं कर रहा है तब डीएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है। क्या हो गया? सार्थक समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, डीएनए पॉलीमरेज 1 थोड़ा कम एक्टिव है, और डीएनए पॉलीमरेज 2 तब काम करता है प्रोकैरियोट में जब डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 काम ना करे। क्लियर है ये चीज़? खाली अरे इसको मत देखो, इसको मत देखो, खाली अभी इसको समझाया नहीं है पूरा, उससे पहले वाला भी नहीं समझाया अभी तक, ठीक है, समझाऊंगा अभी। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 सारा काम कर देती है, एंजाइम को सिंथेसिस करती है और यही सबसे मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। लेकिन रेप्लिकेशन हो जाने के बाद जो आरएनए प्राइमर होता है, उस आरएनए प्राइमर को अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे डीएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरएनए प्राइमर को बाहर निकाल देता है, और आरएनए प्राइमर को निकालने के बाद जो दरार, जो गैप आ जाएगी उसको भी भरने का काम 1 करता है। इसको कोरेनबर्ग एंजाइम बोलते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 तब काम करता है जब 1 और 3 काम ना करे, ठीक है। अच्छा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो देख ली। डीएनए पॉलीमरेज 1 सारा काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जोड़ता भी है, यानी नया स्ट्रैंड बनाता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस मतलब आरएनए प्राइमर को रिमूव करना। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब होती है आरएनए प्राइमर को रिमूव करना, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस मतलब होता है प्रूफ रीडिंग करना। तो देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, मैंने कुछ देर पहले क्या बोला, इसको हम लोग बोलते हैं कोरेनबर्ग एंजाइम। कोरेनबर्ग में क्या रखे, OREN, ई मतलब एलिमिनेट, मतलब ये प्राइमर को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को एलिमिनेट करता है, तो इसीलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ये सारा काम करता है, ये प्राइमर को भी एलिमिनेट करेगा और ये तुम्हारा प्रूफ रीडिंग भी करेगा और नया स्टैंड भी बनाएगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है या और कोई भी एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर को नहीं हटा पाता। मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया है, डीएनए पॉलीमरेज 3 सारा काम करेगा, सारा मतलब सारा काम नहीं, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज 3 सबसे ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 सबसे ज़्यादा काम करेगा, सारा काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या बोल रहा हूँ अभी, उफ। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये सारा काम करेगा, सारा काम करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 ही क्या करता है, प्राइमर रिमूव करता है। सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर रिमूव करेगा, बाकी कोई भी एंजाइम प्राइमर रिमूव नहीं करेगा। तो डीएनए ये वाला जो है सिर्फ यही प्राइमर रिमूव करेगा, बाकी कोई भी एंजाइम प्राइमर रिमूव नहीं करेगा, और हर जगह टिक है, मतलब प्रूफ रीडिंग का काम सब कोई कर देगा, प्रूफ रीडिंग में कोई झमेला नहीं है। क्या बोला सार्थक, बताओ मैंने इस पूरे डायग्राम में? डीएनए
सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है जो सिर्फ स्ट्रैंड बनाता है लेकिन प्राइमर को हटा नहीं पाता। प्राइमर को सिर्फ और एक ही DNA एंजाइम हटाएगा, वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, अच्छा डीएनए पॉलीमरेज 2 कब काम करेगा? जब DNA पॉलीमरेज 1 और DNA पॉलीमरेज 3 काम करता है। अच्छा, कोरेनबर्ग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 किसको बोलते हैं? DNA पॉलीमरेज 1। याद ना आए, एग्जाम में याद अगर नहीं आए तो याद करने का तरीका है, दिनेश कार्तिक सॉरी भूल जाओ, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में क्या है? डिक। याद करने का तरीका, तुम लड़के हो तो कोई बात नहीं, लड़कियों को ये निमोनिक नहीं दे सकता मैं। कैसे कोरेनबर्ग है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 को क्या बोलते हैं? कोरेनबर्ग बोलते हैं, अगर एग्जाम में याद ना आए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछूं अब आज का हो गया। मुझे बताओ लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करेगा यूकैरियोट में? DNA पॉलीमरेज। यूकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करेगा? अल्फा वाला डीएनए पॉलीमरेज। हाँ, मैंने क्या बोला था? मैंने याद करने, मैंने बताया था ए से अल्फा और ए से क्या आएगा? लैगिंग। बीटा से क्या आएगा? बेटा क्या करता है? रिपेयर करता है, बेटा रिपेयर। गामा क्या करता है? साइटोप्लाज्म, गामा मतलब बीच का आदमी, गामा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा क्या करता है? लीडिंग। और एप्सिलॉन क्या करता है? एलिमिनेट। तो बताओ मुझे ये यूकैरियोट में है, यूकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड को कौन बना रहा है? डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो मुझे बताओ प्रोकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड को कौन बना रहा है? पॉलीमरेज 1। तीनों बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन 2 तब बनाएगा जब 1 3 काम ना करे। डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों स्ट्रैंड को बनाएगा, चाहे लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसा वाला काम नहीं है, सबको बनाएगा तो इक्वल तरीके से बनाएगा। बस यहाँ पे प्राइमर का झोल है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो सिर्फ प्राइमर बनाता है। प्राइमर मतलब रिमूव करता है, प्राइमर रिमूव। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि यूकैरियोट में प्राइमर कौन रिमूव करता है? DNA पॉलीमरेज नहीं ई एक्सलॉन। एप्सिलॉन करता है वो, प्रोफीडिंग एलिमिनेट भी। और इधर प्रोकैरियोट में 1 कोरेनबर्ग खाली एलिमिनेट करता है, कोरेनबर्ग एलिमिनेट करता है। ठीक है, प्राइमर को। ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर मान लो तुम्हें जैसे क्वेश्चन है प्राइमर कौन बनाता है? प्राइमर प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? बनाना है प्राइमर, पहला सबसे पहला अल्फा। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज बनाने के लिए एंजाइम रखा आरएनए पॉलीमरेज को, प्रोकैरियोट में प्राइमर को रिमूव करने के लिए एंजाइम रखा डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, आरएनए प्राइमर बनाना है प्रोकैरियोट में, तो कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए प्राइमर निकालना है अगर प्रोकैरियोट में, कौन निकालेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है,
सेम काम यूकैरियोट में। यूकैरियोट में अगर बनाना है तो कौन बनाएगा? बनाना मतलब पहला काम, यानी अल्फ़ा डीएनए, ठीक है। और अगर निकालना है तो निकालना मतलब एलिमिनेट, एप्सिलॉन। याद रखना, यूकैरियोट में 1 2 3 नहीं होता, वो प्रोकैरियोट में होता है। क्लियर है ये चीज़? तो आज मैंने सुबह से सिर्फ एंजाइम बताया है और टूल्स बताया डीएनए रेप्लिकेशन का। नेक्स्ट क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन समझेंगे थोड़े अच्छे तरीके से। आज सिर्फ टूल्स बताया क्या क्या काम आता है हमको डीएनए रेप्लिकेशन।